हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, भारत की नई जनगणना और उसमें भी जाति जनगणना को लेकर के एक विशेष मुद्दा कि क्या यह भारत सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या ब्लंडर। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है वो सबसे बड़ी चीज यही है कि भारत सरकार ने 2021 की जो जनगणना होनी थी उसकी घोषणा अभी कर दी है, ठीक है ना। यानी कि नई जनगणना हमारी 1 मार्च 2027 से प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी, यह सरकार का कहना है। और उसके बाद उसके आंकड़े कब आएंगे, कब से किस तरीके से आएंगे, वो बात का मुद्दा है। लेकिन इस जनगणना में उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो कही है, दो मुद्दों पर तो बड़ी बात कही गई। एक बात यह कही गई है कि पहली बार पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से जातिगत जनगणना का भी इसमें पक्ष रखा जाएगा, और दूसरी बात प्रॉपर तरीके से यह डिजिटल तकनीक पर आधारित पहली जनगणना होगी। हालांकि डिजिटल टेक्नोलॉजी पहले भी इस्तेमाल की गई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं और सभी पहलुओं को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके सभी पहलू हमको पता होना चाहिए कि जनगणना क्या है, किस तरीके से है, जातिगत जनगणना का मुद्दा क्या है, और इसमें प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, और जातिगत जनगणना सरकार इसको कराने के लिए क्यों बाध्य हुई, और उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड्स होंगे। उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी छात्र आप में से 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए इवनिंग बैच हमारा लॉन्च हो रहा है। और ये बैच 10 जून से शाम को 6 बजे P2I बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप MK लाइव कोड के माध्यम से आप 30,999 रुपए में इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बुक्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होंगी, फाउंडेशन तो है ही है, ठीक है ना। सब कुछ इंक्लूड है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, और पर्सनल मेंटरशिप भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक ना। दूसरा, जो लोग आप 2027 या 28 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म बैच भी हमारा लॉन्च हो रहा है। वो हो रहा है 11 तारीख से, और इस बैच को MK लाइव कोड के माध्यम से 37,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह भी इवनिंग बैच है। यह आपके फाउंडेशन को पूरा तैयार करेगा, पहले फाउंडेशन देन एडवांस, और उसके बाद टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, मिसलेनियस, एवरीथिंग। आपको इसके बाहर कुछ नहीं करना है। मात्र इतने पैसे में आपको घर बैठे बेहतरीन क्वालिटी, सभी बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। भारत की नई जनगणना और उसमें सभी मुद्दों को हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि भारत सरकार लगातार हर 10 वर्ष पर जनगणना कराती है। 10 वर्ष पर जनगणना होती है, ठीक है ना। लेकिन 2021 की जनगणना नहीं हुई। कारण था उसका कोविड, यानी कि कोरोना की बीमारी जो जैसी फैली हुई थी, वो आपकी उसकी वजह से यह समस्या आपकी हो गई थी, ठीक है ना। जब वो नहीं हुई तो फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया 2023-24 तक के लिए, और उसके बाद 2025 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। 2021 की जो जनगणना होनी थी वो भारत की 16वीं जनगणना होनी थी। इसका मतलब है कि अभी जो हमारी नई जनगणना होगी वो 16वीं ही होगी, ठीक है ना। तो वो उसी का है, यानी कि अब देखा जाए तो 2011 के बाद अब जाकर के हो रही है, यानी कि 16 साल कंप्लीट होने के बाद ये 17वें साल में इसकी शुरुआत होगी। और कहा जा रहा है कि अब जो जनगणना होगी वो 1 मार्च 2027 से होगी। कब से होगी? 1 मार्च 2027 से होगी यह जनगणना। और इस जनगणना के अनुसार ध्यान रखिएगा, इसमें 2 चरण में आपकी कंप्लीट की जाएगी। 2 चरण होंगे इसमें, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। पहला चरण आपका ध्यान रखिएगा, आपके अभी रिसेंटली जो कहा जाए कि 2026 में ही आपके स्टार्ट हो जाएगा, विशेषकर कुछ खास जगहों पर 1 अक्टूबर 2026 को 1 अक्टूबर 2026 को कुछ खास जगह जो हैं, जैसे लद्दाख, हिमाचल, या जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र,
जहां पर दूर दराज के क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर ये आपके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में आपकी 1 अक्टूबर 2026 से इसकी जनगणना की शुरुआत की जाएगी। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो होगी वो हमारी 1 मार्च 2027 से होगी सभी क्षेत्रों के लिए, ठीक है ना। अब इसमें दूसरी चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें पहली बार सरकार ने कहा है कि इसमें हम जातिगत जनगणना पूर्ण रूपेण इसको शुरू किया जाएगा। जातिगत जनगणना को इसमें पहली बार प्रॉपर तरीके से 100 साल बाद 1931 के बाद अब जाकर के प्रॉपर तरीके से जातिगत जनगणना होगी, ठीक है ना। और साथ के साथ इसमें उन्होंने कहा है कि यह संभव है कि यह पूरी तरीके से डिजिटल बेस्ड हो, डिजिटल तकनीक पर आधारित हो, डिजिटल तकनीक पर आधारित हो, यह भी इसकी संभावना है। अभी उन्होंने प्रॉपर तरीके से हर चीज की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन घोषणा कर दी गई है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, यह तो मैंने अभी बता दिया कि रिसेंट में क्या होना है, ठीक है ना। 2021 की जगह पर यह सारी की सारी आपकी जनगणना 16 साल बाद आपकी कंडक्ट की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये 1 मार्च 2027 से होनी है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, लद्दाख, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे जो क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र हैं, वहां पर 1 अक्टूबर 2026 से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी और जातिगत जनगणना दोनों पक्षों को इसमें शामिल किया गया है। बात क्लियर। अब इसके अलावा अब हमें थोड़ी सी चीजें और बताऊं कि भारत में जनगणना का इतिहास क्या है, कैसे कैसे है, और फिर उसके बाद मैं आपके अपने फेवरेट मुद्दे पर आऊंगा कि इसके पीछे सरकार ने क्या क्या किया, किस किस तरीके से किया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत में जो जनगणना होती है दोस्तों, जनगणना एक विशेष नियम और एक विशेष प्रावधान के तहत होती है, एक विशेष नियम, विशेष प्रावधान। और इसके लिए बनाया गया था जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना अधिनियम 1948 का प्रावधान किया गया था, इसके तहत होती है, ठीक है ना। और इसमें जनगणना नियम 1990 के प्रावधान भी सामने है। जनगणना नियम 1990 के प्रावधान के तहत होती है, ठीक है ना। यह ध्यान रखिएगा, दो चीज है। और भारत में अगर हम जनगणना की बात कहें तो इसको देख लीजिएगा। सबसे पहली प्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1872 में। यह प्रथम जनगणना थी। आंशिक जनगणना कहा जाता है, पूरी तरीके से नहीं मानी जाती, आंशिक जनगणना मानी जाती है, ध्यान रखना। यह कैसी थी? आंशिक। लेकिन अगली जो जनगणना हुई 1881 की, यह पूर्ण जनगणना मानी जाती है, पूर्ण जनगणना मानी जाती है 1881 की, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1821 की जो जनगणना हुई थी, सॉरी 1821 क्यों, 1921 की जो जनगणना हुई थी, इसमें पहली बार हमारी जो जनसंख्या थी, जनसंख्या वो नेगेटिव में चली गई। यानी कि 1911 की जनगणना की तुलना में 1921 में जनगणना हमारी माइनस में चली गई थी। उसके पीछे कारण था लोग मरे ज्यादा, पैदा कम हुए, और इसीलिए 1921 को हम महान विभाजक रेखा भी कहते हैं भारत की जनसंख्या के इतिहास में। पहली बार माइनस में चली गई थी, और यह क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग लाइन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया या सेंसस इन इंडिया, यह सब कंडीशन है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना का कंसेप्ट रखा गया। जातिगत जनगणना 1931 में यह रखी गई, जातिगत जनगणना, जिसमें पहली बार ओबीसी सहित कई सारी चीजों को शामिल किया गया, अदर बैकवर्ड क्लास वगैरह ये इसमें शामिल किए गए। यह पहला कंसेप्ट था, लेकिन यह सब आजादी से पहले हुआ था। और 1951 के बाद से लेकर के हम लगातार
भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई और तब से लेकर के लगातार हर 10 वर्ष पर हम अपनी जनगणना करते हैं और इसमें धर्म, भाषा, अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े हम शामिल करते हैं, ओबीसी वगैरह का नहीं करते। यानी कि इसमें हम धर्म का भी आंकड़े शामिल करते थे, हम भाषा के भी आंकड़े शामिल करते थे और साथ के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े भी इसमें शामिल करते थे, ओबीसी के नहीं होते थे। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, लास्ट 2011 की, उसमें हमने विभिन्न प्रकार की जातियों के आंकड़े निकाले थे। इसमें हमने जातिगत आंकड़े इकट्ठे किए थे, आंकड़े लिए, लेकिन इन्हें सार्वजनिक नहीं किया, था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी को कहा गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कहा गया था, लेकिन उसके आंकड़े नहीं थे। उसके बाद देखा जाए तो भारत में 2023 में जातिगत जनगणना की गई और वो भी कहां पर, बिहार में। अगर किसी राज्य में सबसे पहले जातिगत जनगणना की गई थी तो वो बिहार में थी। तो कुल मिलाकर के ये एक इतिहास और एक बेसिक चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों को। ठीक है ना। तो इस समय क्या क्या है, कैसे कैसे है, अब आंकड़े जैसे जैसे सर्वे होंगे, सारी चीजें होंगी, उनको हम लोग देखेंगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है जो अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जातिगत जनगणना क्या है? एक लाइन में अगर हम कहें, अपने देश में विभिन्न प्रकार की जातियों के आधार पर जनसंख्या का आकलन करना, यानी कि धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर जनसंख्या का आकलन करना, जाति के आधार पर। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा 1931 के बाद पूरी तरह जातिगत जनगणना नहीं हुई, जनगणना नहीं हुई 1931 के बाद से। अब जाकर के पहली बार इसकी घोषणा हुई है। हां, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, SC ST की हमेशा होती रही है, विभिन्न धर्मों की होती रही है, सारी चीजें होती रही हैं। लेकिन क्या अब इस समय एक चीज ध्यान रखिएगा, आखिर क्या कारण है सरकार ने जातिगत जनगणना, जो कि विपक्षी दल हमेशा से कह रहे हैं, मतलब काफी लंबे समय से कह रहे हैं, उसके लिए आंदोलन भी चला रहे हैं और बिहार में यह हुआ भी। ठीक है ना, 2023 में बिहार में हुआ। विपक्षी दल हमेशा इसके लिए सरकार पर दबाव डालते रहे और सरकार का पक्ष जो है हमेशा इसको डिनाई करता रहा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जातिगत जनगणना को एक्सेप्ट किया कि हम करवाएंगे और उसी के साथ उन्होंने 4 तारीख को, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपके जनगणना की, राष्ट्रीय जनगणना की घोषणा कर दी। आखिर बात आती है कि आखिर जनगणना के साथ जातिगत जनगणना का कंसेप्ट उन्होंने क्यों लाए, और यही हमारा आज का टॉपिक है। क्या यह सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या एक ब्लंडर? क्या है ये? ठीक है ना, क्या है? तो इसके सभी पहलुओं को हम लोग जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक इसका मतलब है उसका सरकार को, सरकार की पार्टी को, पूरे देश को एक इसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो किन किन मुद्दों पर हो सकता है, वो मुद्दे आपके ध्यान रखिएगा, इसको हमको समझना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक का मतलब यूपीएससी के एग्जाम में आप कह सकते हो कि जातिगत जनगणना के फायदे क्या हैं और जातिगत जनगणना के नुकसान क्या हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच, और जो दूसरा पॉइंट में डिस्कस करूंगा, ब्लंडर क्यों माना जा सकता है, इसे हम कह सकते हैं इसका नेगेटिव अप्रोच। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो यह हमारा आज का विषय है प्रॉपर तरीके से। तो मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा सकता है, इसके नेगेटिव यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
तो सबसे पहले हम बात करें तो जातिगत आंकड़े। देखिए, जब जातिगत जनगणना होगी तो नेचुरल सी बात है कि हमारे पास इसके माध्यम से जातिगत आंकड़े आएंगे। जातिगत आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, कहां है, और साथ के साथ उनकी आर्थिक स्थिति की भी पता चल जाएगी। आर्थिक स्थिति भी पता चल जाएगी, क्योंकि यह सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहलाएगा, ठीक ना। और इसमें SC ST के तो आते ही थे, इसमें सभी के होंगे, OBC के, SC के और ST के, सभी के आंकड़े होंगे, सभी के आंकड़े। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति या कोई भी जाति, सभी के आंकड़े होंगे। और सबसे बड़ी चीज है, जो आंकड़े होंगे ये होंगे बिल्कुल सही आंकड़े, बिल्कुल करेक्ट डाटा होंगे, अनुमान पर आधारित नहीं होंगे। और इस आंकड़े की वजह से अब आप क्या कर सकते हो, इसके आधार पर आप अपनी नीतियां बना सकते हो, अपने आरक्षण की नीति का सही उपयोग कर सकते हो, यानी कल्याणकारी नीतियां बना सकते हो, आरक्षण की नीति बना सकते हो, और उनके सशक्तिकरण के उपाय कर सकते हो कि कौन सी जाति की किस तरह की जरूरत है, उससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। यानी कि आपको नीति बनाने में इससे सहायता मिल जाएगी। ये आपके लिए, सरकार के लिए फायदा हो जाएगा। इससे उनको पता चलेगा किस जाति पर हमें कितना फोकस करना है, किसका कितना उत्थान करना है, किस तरीके से उत्थान करना है, और किसको बाहर करना है विकास के लाभ से या आरक्षण के लाभ से, और किसको अंदर रखना है। ये सारी चीजें। एक दूसरा पॉइंट इसमें एक और भी है, नीतिगत योजना में सुधार। नीतिगत योजना, जो हम योजनाएं बनाते हैं, योजना में सुधार हो सकता है इससे। सरकार जो योजनाएं बनाती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, सरकार की योजनाएं होती है, उनको सही तरीके से लक्षित किया जा सकता है। यानी कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्यीकरण हो सकता है, लक्ष्यीकरण संभव है। यानी कि उन्हीं लोगों पर फोकस करना है जहां पर उनको जरूरत है, उस हिसाब से उनको टारगेट किया जा सकता है, ठीक ना। तीसरा, इसमें सबसे बड़ी चीज एक और भी हो सकती है, तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी, सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय कैसे? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनको अधिकार मिल सकते हैं। सोचिएगा, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जैसी जिसकी जनसंख्या वैसे उसके अधिकार, आधार पर उनको अधिकार मिल सकते हैं कि भाई किसका कैसा कितना क्या क्या कंडीशन है, उसी तरीके से इसको देखा जा सकता है, ठीक है ना। और इस तरीके से वो अपनी बात रख पाएंगे, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी चीज, इसमें पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर राजनीतिक पारदर्शिता में वृद्धि होगी, राजनीतिक पारदर्शिता में, क्योंकि इसके माध्यम से विपक्ष जो है, विपक्ष की मांगों को सही जवाब दे पाएगी सरकार भी, कि भाई तुम जो कह रहे हो ऐसे ही नहीं है, उसके आंकड़े हैं, भाई इस जाति को इतना फायदा मिला है, इस जाति को इतना फायदा मिला है, इस जाति को इतना फायदा मिला है, यानी कि सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यानी कि विपक्ष को संतुष्ट करने में एक भूमिका को संतुष्ट किया जा सकता है कि भाई आप ऐसे ही मत कहिए, हवा मत मत करिए, ठीक है ना। और पांचवी चीज हम कह सकते हैं, इसके माध्यम से सटीक आंकड़े, सटीक आंकड़े जब मिलेंगे तो इससे हम शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो सुविधाएं होती हैं उनको भी हम सही तरीके से उपयोग में ला सकते हैं कि किसको कितना क्या किस तरह का लाभ मिल सकता है, किस तरह की चीजें दी जा सकती हैं, किस क्षेत्र में दी जा सकती हैं, उसी तरह की व्यवस्था होगी, ठीक है ना। और इन सब का एक फायदा सबसे बड़ा है, राजनीतिक लाभ, जिसके लिए हम कह सकते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट छठा हम कह सकते हैं राजनीतिक लाभ सरकार इसका ले सकती है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से।
क्योंकि यह सामाजिक न्याय का मजबूत पक्ष पेश करेगी। देखो, हम सबको सब तरीके के अधिकार, सबको ऊपर उठाने के अधिकार देने के लिए हम तैयार हैं और हम किसी के साथ अहित नहीं कर रहे। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक अधिकारता की बात कर रहे हैं, सब लोगों को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। हमने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। तो ये इसके सरकार के पक्ष में एक मुद्दा जा सकता है और सरकार अपनी बात को जनता तक कह सकती है, सबको समझा सकती है। तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द मास्टर स्ट्रोक, और कह सकते हैं कि यही सर इसके पॉजिटिव डायमेंशन है। अब आप आराम से लिख के ला सकते हो। लेकिन अगर हम यहीं पर चर्चा करें तो क्या ये ब्लंडर हो सकता है? क्या ब्लंडर के पॉइंट हो सकते हैं? यहीं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है? तो ध्यान रखिए, बिल्कुल हो सकता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसकी वजह से विवाद खड़े हो सकते हैं, विवाद भी खड़े हो सकते हैं, सामाजिक तनाव भी हो सकता है। विवाद भी खड़ा होगा और सामाजिक तनाव भी, ठीक है ना। इससे क्या होगा? जातिगत व राजनीतिक ध्रुवीकरण होने की संभावना होगी। जातिगत और राजनीतिगत ध्रुवीकरण होने की संभावना मिलेगी। इससे क्या हो सकता है? सामाजिक टकराव हो सकता है। सामाजिक टकराव हो सकता है, यानी कि लोग जाति के आधार पर और ज्यादा लामबंद होंगे। जिनकी जनसंख्या कम होगी, जिनको अधिकार कम मिलेंगे, वो और ज्यादा कहेंगे, और जिनसे छीने जाएंगे, जिनसे कम किए जाएंगे, उनको नुकसान होगा। भाई, जिनकी जनसंख्या कम होगी लेकिन उनको सुविधाएं पहले से ज्यादा मिल रही होंगी, तो नेचुरल सी बात है, जिनको कम मिल रही होंगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वो उनसे वापस पाना चाहेगा, तो समाज में तनाव पैदा होगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें, और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति आपकी खड़ी हो सकती है। किसी को किसी के विकास की चर्चा करनी हो या ना करनी हो, लेकिन उनका वोट पाने के लिए यह व्यवस्था हो सकती है। दूसरा, इसी वजह से एक संवैधानिक विवाद खड़ा हो सकता है। संवैधानिक विवाद खड़ा हो सकता है ये, या संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता, बहस का मुद्दा, ठीक है ना। क्योंकि संविधान के अनुसार एससी और एसटी के आंकड़े होते थे और लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन भी था। बाकी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो जनता की जब जनगणना हो जाएगी तो भाई उसमें फिर यही विवाद का मुद्दा खड़ा होगा कि कैसे क्या है। तो यहीं पर फिर आपका समानता का मुद्दा खड़ा होगा। समानता का मुद्दा खड़ा होगा कि भाई हमको भी मौका दिया जाए, क्योंकि इनको तो लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में रिजर्वेशन है, ओबीसी को नहीं है। और अगर उनकी जनसंख्या के सारी चीजें निकल करके आएंगी तो फिर बताइए, क्या वो नहीं कहेंगे कि हमको ये चाहिए? और ये समानता के सिद्धांत को फिर से एक नई व्याख्या देने की बहस का मौका मिल जाएगा, ठीक ना। तीसरा, इसकी वजह से और भी होगा प्रशासनिक जटिलता। प्रशासनिक जटिलता का मुद्दा खड़ा होगा इसमें। क्या है प्रशासनिक जटिलता का? देखिए, प्रशासनिक जटिलता का मतलब है कि इतना विशाल देश और इतनी ज्यादा विविधता, जातिगत विविधता, विशाल देश और जातिगत विविधता इतनी ज्यादा है। तो सोचिए, इतने बड़े देश की इतनी बड़ी सारी चीजें हैं, तो ऐसी कंडीशन में कि इनकी विविधता वाले देश में गणना करना, जातिगत गणना एक कठिन कार्य है, एक कठिन कार्य है, आसान कार्य नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे में इसमें गलतियां होने की संभावना है, गलतियों की संभावना है। साथ के साथ इसमें भ्रष्टाचार की भी संभावना है। यह कुछ भी हो सकता है इतने बड़े देश में,
भ्रष्टाचार भी हो सकता है, सारी चीजें भी हो सकती हैं। यानी कि सभी की जनसंख्या को सही तरीके से इसमें काउंट करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है जातिगत जनगणना करते समय किसी जाति की जनसंख्या को ज्यादा दिखाया जाए या कम दिखाया जाए, यह भी हो सकता है। राजनीतिक प्रभुत्व अपनी अपनी अलग अलग जगह पर उसको दिखाने की कोशिश की जा सकती है। अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जो जनगणना कर रहे होंगे, जो आंकड़े तैयार कर रहे होंगे, उन पर दबाव भी डाला जा सकता है, उनको रिश्वत भी दी जा सकती है, उनको धमकाया भी जा सकता है कि भाई हमारी जाति की जनसंख्या ज्यादा दिखाओ या उनकी कम दिखाओ, या हमारी कम दिखाओ या उनकी ज्यादा दिखाओ। यह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और चौथी बड़ी समस्या इसमें विलंब एवं देरी विलंब भी हो सकता है, क्योंकि पहले ही 16 साल लेट है, 10 साल पे होनी चाहिए थी, पहले ही आपकी ये लेट है। अब ये इसकी वजह से, जातिगत गणना की वजह से इसमें और देरी संभव है, क्योंकि हर तरह के आंकड़े जब इकट्ठे किए जाएंगे तो संभावना है कि इसमें और समय लगे। तो ये आपके कंसेप्ट हैं। तो दोनों तरह की चीजें हैं, ब्लंडर भी हो सकता है और मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। इसका लाभ भी मिल सकता है, इसके नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है मोटे मोटे पॉइंट पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं राजनीतिक आधार पर, ये ध्यान रखिएगा, राजनीति के आधार पर अब यह जातिगत जनगणना चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगी, चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगी। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये नहीं कह सकते, यह संभावना है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। आर्थिक आधार पर देखा जाए, आर्थिक आधार पर योजनाओं का लक्षित वितरण किया सकता है, यह इससे बेहतर होगा। योजना का लक्षित वितरण हो सकता है, यानी टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, यह संभव है। सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर मोटा मोटा देखिएगा तो देखिए समावेशन भी होगा, समावेशन भी, साथ के साथ तनाव की भी संभावना है, तनाव भी, यानी कि समाज की विभिन्न जातियों को सामाजिक समावेशन भी संभव है और विभाजन भी संभव है, तनाव भी संभव है इन सारी चीजों में। और अगर हम प्रशासनिक स्तर पर देखें, प्रशासनिक स्तर पर, तो यह डाटा, आंकड़ा संग्रह, सत्यापन, यानी कि डाटा संग्रह प्लस उसका सत्यापन, यानी कि यह सही है कि नहीं, यह एक चुनौती है, चुनौती है। तो यह है आपके पक्ष। अब यह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस व्यवस्था को कैसे लेकर के चलते हैं। यानी कि एक तरीके से देखे जाए तो जातिगत जनगणना एक दुधारी तलवार है। ईमानदारी के साथ में, निष्पक्षता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में अगर यह जनगणना की जाती है और सभी लोग इसको ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो यह मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा। और यदि इसका दुरुपयोग हुआ और इस तो ऐसी कंडीशन में सामाजिक अशांति और प्रशासनिक जटिलता भी बढ़ सकती है। दैट्स इट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप मेरे साथ, मनोज सर के साथ में चाहते हैं कि इसी तरह के सभी डायमेंशन को कवर करते हुए आसानी से इतिहास पढ़ा जाए, तो मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास 2026 का जून बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 16 तारीख तक एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। एडमिशन आप ले सकते हैं, जस्ट अभी 1 से 2 क्लास हुई हैं और इसमें MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 14,999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, अगर आप चाहते हैं 300 प्लस अंक लेना तो इस बैच को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। अच्छी रैंक के लिए आपको 300 प्लस चाहिए और इतिहास में वो क्षमता है, आपको इजीली बहुत कम मेहनत में 300 प्लस नंबर आपको दिला सकता है। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये यहां पर आपको सभी PPT और सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने के लिए MK लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।